हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो पहले हम समझ लें कि फर्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना क्या है। पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट में पहली इकाई में आपको पढ़ना है आवेश के बारे में या चार्ज के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको चार्ज को समझना बहुत जरूरी है और डीपली समझना है अच्छे से कि चार्ज होता क्या है, इसका क्या जेनेसिस है, कितने टाइप का होता है, इनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, इनके नाम क्या दिए गए हैं, ये हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आपको एक बात समझना है, जो भी अब हम पढ़ेंगे पहली यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी में, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पढ़ेंगे और साथ साथ में चार्ज से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशन है, उनको हम लोग पढ़ेंगे बस। ठीक है, जो भी पढ़ना आपको उसमें चार्ज हर हाल में रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज को आपको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो उसकी कहानी समझ लेते हैं। कहानी बहुत छोटी सी है, बहुत मजेदार है, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगी। केवल और केवल आपको सुनना है बस। एक दो पॉइंट आपको लिखने हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, बाकी केवल सुन लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, और दोबारा आप भूलेंगे भी नहीं। कहानी सुनिए क्या है। कहानी ये है कि एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। यूनान के दार्शनिक थे, इनका नाम था थेल्स। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या था, अंबर नामक पदार्थ की छड़ लिया, उसको ऊन पे रगड़ा इस तरह से। थेल्स ने क्या किया, ये एक छड़ थी जो कि अंबर नामक पदार्थ की थी, इस तरह से मान लेते हैं ये। इसको इन्होंने रगड़ा, किस पे रगड़ा, ऊन पे रगड़ा, इस पे। अंबर नामक पदार्थ की छड़, यह है आपका ऊन। प्रयोग किया था, अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा गया ऊन पे। रगड़ने के पश्चात इन्होंने क्या देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ की छड़ है, वो रगड़ने के पश्चात अपनी तरफ हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे कि कागज के टुकड़े या तिनके को अपनी तरफ आकर्षित या अट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन इनका जो प्रयोग हुआ, अंबर नामक पदार्थ की छड़ को रगड़ा ऊन से, रिजल्ट क्या निकला कि अंबर नामक पदार्थ की छड़ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देती है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। यह प्रयोग हुआ था 2500 साल पहले। ये जो प्रयोग था, ये कब हुआ था, आज से लगभग 2500 साल पहले। लेकिन 2000 साल तक इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया कि जो थेल्स का प्रयोग था अंबर नामक पदार्थ और ऊन का, कि रगड़ने के पश्चात इसके भीतर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ गया, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लगभग 2000 साल के बाद सन 1600 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था इनका, इनका नाम था गिलबर्ट। ये थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक। इन्होंने कहा कि जो थेल्स ने एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किया था अंबर नामक पदार्थ और ऊन के बीच में, उसके पश्चात रिजल्ट क्या आया था कि अंबर नामक पदार्थ के भीतर हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ गया था। इन्होंने कहा, गिलबर्ट ने, कि ये केवल अंबर नामक पदार्थ के लिए ही नहीं होता है, इसके अलावा कई अन्य पदार्थ भी हैं जिनको रगड़ने के पश्चात उनके भीतर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जैसे कि कांच हो गया, आबनूस हो गया, लाख हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पदार्थ भी ऐसे होते हैं कि अगर इनको रगड़ा जाए तो इनके भीतर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। तब ये कहा गया कि जिन पदार्थों में रगड़ने के पश्चात, रगड़ना मतलब साइंस की भाषा में फ्रिक्शन, रगड़ना मतलब फ्रिक्शन होने के बाद हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाएगा, उनको कहेंगे वैद्युतमय पदार्थ। बात समझिएगा, ये आ गया यहाँ पर
वैद्युतमय पदार्थ या इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस। समझ गए? क्या था? सारे वो पदार्थ जिनको आपने रगड़ा और रगड़ने के बाद अगर उन पदार्थों के भीतर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तब कहा जाएगा कि पदार्थ वैद्युतमय हो गया, या उस पदार्थ का नाम दिया गया वैद्युतमय पदार्थ। ध्यान समझिएगा, नाम क्या दिया गया? वैद्युतमय पदार्थ, या साथ साथ में इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस। इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस। और यह भी कहा गया कि जो पदार्थ वैद्युतमय हो गए उन्होंने आवेश को ग्रहण कर लिया या उनके भीतर आवेश आ गया। जो पदार्थ वैद्युतमय हो गए उनके भीतर क्या आ गया? आवेश आ गया। ध्यान समझिएगा, जिन पदार्थों को रगड़ा, फ्रिक्शन किया, उनके भीतर गुण आया। गुण क्या था? हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का। तब कहा गया कि जिन पदार्थों में ये गुण आएगा उनको आप कहेंगे वैद्युतमय पदार्थ, नाम दे दिया गया। अब जो पदार्थ वैद्युतमय हो गए, कहा गया उन्होंने आवेश को ग्रहण कर लिया या उनके भीतर आवेश आ गया, चार्ज। बात समझिएगा, चार्ज पे आप पहुंच गए हैं कि चार्ज कब नाम दिया गया? कहा गया उनके भीतर चार्ज आ गया। और यह भी कहा गया कि जिन पदार्थों में चार्ज आएगा या जो पदार्थ वैद्युतमय पदार्थ हैं, वो कारण क्या है इसके पीछे का, मतलब किस वजह से कोई पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या वैद्युतमय हो जाएगा, उसका कारण कहा गया वैद्युत। क्या कहा गया उसका कारण? वैद्युत। मतलब वैद्युत के कारण ही कोई पदार्थ क्या होता है? वैद्युतमय बनता है या उसके भीतर आवेश या चार्ज आता है। तीन बातें। जो पदार्थ रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित किए उनका नाम दिया गया वैद्युतमय पदार्थ। और कहा गया उन पदार्थों ने आवेश ग्रहण कर लिया या उनके भीतर आवेश आ गया। और जिस वजह से कोई पदार्थ वैद्युतमय हुआ या उसके भीतर आवेश आया, वजह का नाम दिया गया वैद्युत। कि अगर वैद्युत है तभी वो आवेश ग्रहण करेगा या वैद्युतमय पदार्थ बन पाएगा, अन्यथा नहीं। समझ गए? अब एक लाइन और, कि जब आपने ये कह दिया कि वैद्युतमय पदार्थ है तो उसके भीतर आवेश है, तो यहां से एक नाम और दिया गया इसका। क्या नाम दिया गया? आवेशित पदार्थ। किसकी वजह से? आवेश की वजह से, आवेशित पदार्थ। अब आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पदार्थ आवेश ग्रहण करते हैं उनके दो नाम हो गए। एक नाम हो गया वैद्युतमय पदार्थ और एक नाम हो गया आवेशित पदार्थ। दोनों का मतलब एक है, दोनों के पास आवेश रहेगा। और आवेश आने की वजह, कारण क्या था? वैद्युत था। बात समझ गए? क्लियर है? एक लाइन और ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सिर्फ एक लाइन में आप समझ जाएंगे वैद्युत क्या है, वैद्युतमय पदार्थ क्या है, आवेश क्या है और आवेशित पदार्थ क्या होता है। सुनिएगा, सारे वो पदार्थ जिनको रगड़ने के बाद, फ्रिक्शन होने के बाद उनके भीतर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आया, उनका नाम दिया गया वैद्युतमय पदार्थ या आवेशित पदार्थ। ठीक? और जिस वजह से ये गुण आया, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का, उस वजह का नाम दिया गया, रीजन का नाम दिया गया वैद्युत। और ये भी कहा गया कि जो पदार्थ वैद्युत में हो गए या आवेशित हो गए, इसका मतलब उन्होंने क्या ग्रहण कर लिया है? आवेश या चार्ज। ठीक है? क्लियर हो गया कि चार्ज का कंसेप्ट क्या है, चार्ज कहां से आया, चार्ज नाम कहां से आया, वैद्युतमय पदार्थ क्या होता है या वैद्युत क्या होता है। बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं कि जो हमारा आवेश है, ये तो समझ गए कि आपने कह दिया पदार्थ आवेशित हो गया, ये कितने टाइप का होता है, साथ में इनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, साथ में इनका नाम क्या दिया गया है। तो अभी चूंकि ये नोन है तो मैं बता दे रहा हूं, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, नाम क्यों दिया गया, उनके बीच बल ऐसा क्यों लगा। तो आवेश मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। एक का नाम है धनावेश। जो हमारा आवेश होता है ये दो टाइप का होता है, यहां मैं लिखे दे रहा हूं। एक का नाम है धनावेश, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।
इतना जो पॉइंट आपको लग रहा हो इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश के टाइप क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं आवेश कितने टाइप के होते हैं। आवेश दो टाइप के होते हैं। एक का नाम दिया गया धनावेश। क्या नाम दिया गया? धनावेश या पॉजिटिव चार्ज। और एक का नाम दिया गया ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज। तो पहला सवाल तो ये कि आवेश दो ही टाइप के क्यों होते हैं, आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं। साथ साथ में ये क्या आपने इनका नाम धन आवेश ऋण आवेश क्यों लिया। आप बोल सकते थे टाइप 1 टाइप 2 ये नाम ही क्यों दिया गया। और मुख्यतः बात ये कि दो ही टाइप के कैसे आप पता लगाए। तो समझ लेते इसके पीछे कहानी क्या है। कहानी सुनना हमको है ना, तो सुन लेते हैं। सुनने में क्या जाता है। तो इसकी कहानी यह है कि जैसे थेल्स ने प्रयोग किया था। थेल्स का प्रयोग किस पे था? अम्बर नामक पदार्थ और ऊन पे था। उसी तरीके से हम बात करते हैं और भी प्रयोग किए गए जिनके आधार पर यह पता लगाया गया कि आवेश दो ही प्रकार के होते हैं। प्रयोग क्या था सुन लीजिए। प्रयोग यह था कि हम लेते हैं कांच की छड़। क्या लेते हैं? कांच की छड़। ये एक कांच की छड़ लेते हैं, एक और लेते हैं, मतलब दो कांच की छड़ लेते हैं मुख्यतः। और साथ में लेते हैं रेशम। क्या लेते हैं? रेशम। यह है कांच की छड़। कांच की छड़, ठीक है। यह है रेशम। और क्या लेते हैं? हम लेते हैं आबनूस की छड़। इस तरह से दो लेते हैं यहां भी, एक ये और दूसरी ये किस चीज की छड़ है? आबनूस नामक पदार्थ की छड़ है। आबनूस की छड़, ठीक। और यहां लेते हैं बिल्ली की खाल। क्या लेते हैं? बिल्ली की खाल। ये आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं। लेते हैं बिल्ली की खाल इस तरह से। ये मान लीजिए है बिल्ली की खाल। ये क्या चीज है? ये है बिल्ली की खाल, ठीक है। आपने क्या लिया? कांच की छड़ दो लिया, नंबर 1 नंबर 2 रेशम लिया, आपनूस की छड़ लिया और बिल्ली की खाल लिया। अब प्रयोग समझिए क्या था। प्रयोग ये था जब आप किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ है वो आवेशित या वैद्युत में हो जाती है, मतलब वो आवेश को ग्रहण कर लेती है। जैसा कि थेल्स का प्रयोग था। प्रयोग यही था ना कि जब रगड़ेंगे तो उसके भीतर आवेश आ जाएगा और कहा जाएगा कि वो आवेशित हो गई या वैद्युत में हो गई। वही काम यहाँ होता है। जब आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इस कांच की छड़ में आवेश आ जाता है तथा यह आवेशित या वैद्युत में हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब क्या करेंगे? रगड़ने के पश्चात इसको आप लटका दीजिए यहाँ पे। तो ये आप यहाँ बेस ले लीजिए और यहाँ पे आपको इस कांच की छड़ को लटका देना इस तरीके से। ये कांच की छड़ है पहली वाली। नंबर 1 डाल देते हैं, यहाँ नंबर 2 डाल देते हैं। यहाँ भी आप 1 डालिए, सॉरी चलिए 1 ही डालिए, यहाँ पर 2 डालिए, ठीक है। एक कांच की छड़ लिया पहली वाली, इसको आपने रगड़ा रेशम से, इसके भीतर आवेश आ गया, ये आवेशित हो गई, आपने इसको लटका दिया। अब आप क्या करेंगे? दूसरी कांच की छड़ लेंगे इस तरह से। ये वाली छड़ लिया, इसको भी रगड़ा, इसके भीतर भी आवेश आ गया, मतलब ये आवेशित हो गई, इसको भी आपने लटका दिया यहाँ पे। इस तरह से मान लेते हैं। ये दोनों कांच की छड़ हैं, ये भी कांच की है, ये भी कांच की है। अब एक बात पहले ये समझो कि कांच की छड़
रेशम, कांच की छड़ रेशम, मतलब दोनों पदार्थ के भीतर आवेश आया। तो यहां से ये बात तो क्लियर है कि जो भी आवेश आया होगा कांच की छड़ में वो एक ही प्रकार का होगा। वो इसलिए एक ही प्रकार का होगा क्योंकि आपके पास कांच ही पदार्थ है, उसी की छड़ें हैं, आपने रेशम पर ही इसको रगड़ा है। तो इसका मतलब जो आवेश यहाँ पर आया होगा एक पर, वही आवेश किस पे आया, दो पे आया। इतनी बात तो क्लियर है। अब बात को समझिएगा। ये देखा गया कि जब पहली वाली कांच की छड़ को आपने रेशम से रगड़ा और यहाँ लटकाया, फिर दूसरी जब आप रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात आप लेके आते हैं इसके निकट, ये आपकी छड़ दो थी। जब आप दूसरी वाली कांच की छड़ को पहली वाली कांच की छड़ के पास लेके आते हैं, रगड़ने के बाद की बात हो रही है, लेके आते हैं, तब इन दोनों के बीच लगने वाला बल होता है प्रतिकर्षण का। कहने का मतलब ये दोनों छड़ एक दूसरे से दूर भगने का प्रयास करती हैं, दूर भगती हैं, रिपेल करती हैं। तो यहां से इस बात की जानकारी मिली कि समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होता है, जो कि अभी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहां भी समझ लीजिए, यहां देखा क्या गया है कि जब आप पहली कांच की छड़ को लटकाएंगे और रगड़ने के बाद दूसरी कांच की छड़ को लेके आएंगे, दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। और इस बात की जानकारी आपको ऐसे मिलेगी कि दोनों रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भगने का प्रयास करेंगी। तो इसका मतलब बल कैसा लग रहा होगा, प्रतिकर्षण का या रिपल्सन का। ये बात क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे क्या होता है, आबनूस की छड़ आप लेंगे पहली वाली, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे और लटका देंगे बिल्कुल यहाँ की तरह। ये मान लेते हैं आपने यहां से लटका दिया। ये किसकी बात हो रही है, आबनूस की छड़ की बात हो रही है। इसको आपने रगड़ा तो इसके भीतर आवेश आया होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई आवेश आया, आपने इसको यहाँ लटका दिया। अब क्या करेंगे, आबनूस की दूसरी छड़ लेते हैं आप, मान लेते हैं ये वाली, इसको भी आप रगड़ते हैं, इसके भीतर भी आवेश आएगा, इसको आप यहाँ लटका देते हैं इस तरीके से। ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। फिर जो काम यहाँ किया गया था, दोनों को निकट लाए थे, वही काम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, पहली वाली छड़ के पास दूसरी वाली छड़ को आप लेके आएंगे, लेकिन आबनूस की छड़ है। यहाँ भी देखा गया कि इनके बीच लगने वाला बल कैसा था, प्रतिकर्षण का। मतलब ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, दूर भगा रही थी, एक दूसरे से दूर हट रही थी। तो मतलब इनके बीच भी लगने वाला बल कैसा था, प्रतिकर्षण का था। अब बात को समझिएगा। यहाँ वाले के चार्ज को मान लेते हैं टाइप 1। मान लीजिए अभी हमको नहीं पता है कि एक का नाम धनावेश, एक का नाम ऋण आवेश। अभी हम मानते हैं टाइप 1 टाइप 2, फिर समझते हैं कि धन और ऋण क्यों कहा गया। यहां मान लेते हैं जो चार्ज आएगा वो टाइप 1 है, ठीक है। और यहाँ जो चार्ज आएगा वो मान लेते हैं कैसा है, टाइप 2 है, मान लेते हैं। हालांकि आप ये पूछ सकते हैं कि सर अभी आपको कैसे पता कि यहाँ पर जो चार्ज था वो यहाँ पर नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग कैसे पता, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, बस ध्यान सुनते रहिए आप। यहाँ पर क्या देखा, पहली वाली आबनूस की छड़ के पास जब दूसरी छड़ लेके आए तो इनके बीच में कैसा बल लगा, प्रतिकर्षण का। मतलब ये भी एक दूसरे से दूर भगना शुरू हो गई। अब बात को समझ, लेकिन जब एक कांच की छड़ को और एक आबनूस की छड़ को रगड़ने के पश्चात करना क्या है, कांच की छड़ को रगड़ा आपने रेशम से, आबनूस की छड़ को रगड़ा आपने बिल्ली की खाल से। तो ये देखा कि दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं। मतलब लगने वाला बल कैसा है, आकर्षण का है। अब यहां समझिएगा, यहां पर कैसा बल था, प्रतिकर्षण का। यहां पर कैसा बल था, प्रतिकर्षण का। अगर आवेश एक ही प्रकार का होता, इस पर और इस पर, तब इन दोनों को पास लाने पर भी बल कैसा लगना चाहिए था, प्रतिकर्षण का। ये क्यों, क्योंकि यहां जब दोनों कांच की छड़ को आप पास लेके आए तो चूंकि दोनों पर एक ही आवेश था, एक ही इसलिए था कि दोनों पदार्थ, दोनों छड़ एक ही पदार्थ की कांच की थी और साथ में दोनों को आपने कांच रेशम से ही रगड़ा था। तो निकट लाएंगे आप तो इनके बीच बल कैसा था, प्रतिकर्षण का, और दोनों पर समान आवेश था। यहां से ये बात थी, यहां पर भी समान आवेश था, लेकिन ये नहीं पता था कि जो आवेश कांच की छड़ पर आएगा क्या वो आबनूस की छड़ पर आएगा, तो नहीं आएगा। आबनूस की छड़ का आवेश अलग टाइप का है, कांच की छड़ का आवेश अलग टाइप का है। वो ऐसे आप पता लगा पाए कि जब आप एक कांच की छड़ को एक आबनूस की छड़ के पास लाए रगड़ने के पश्चात, तो दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण का था। मतलब ये दो एक दूसरे को आकर्षित करने लगी।
अगर प्रतिकर्षित करती तो हम एक ही मान लेते, क्योंकि जो काम यहाँ हो रहा था इन दोनों में वह यहाँ भी हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता कि एक आबनूस की छड़ और एक कांच की छड़ जब निकट आती तो इनके बीच भी लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होता, तब कहते हैं कि चार्ज केवल एक ही प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पर लगने वाला बल कैसा है? आकर्षण का है। तो इसका मतलब यहाँ का चार्ज कोई और है और यहाँ का चार्ज कोई और है। पहले वाले प्रकार के चार्ज को जो कि कांच के छड़ पर उत्पन्न हुआ है उसको नाम दिया गया है धनावेश। क्या नाम दिया? धन आवेश, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और जो आवेश आबनूस की छड़ पर आएगा उसका नाम दिया गया ऋण आवेश। हालांकि अभी भी सस्पेंस है कि धन ऋण कहां से आया, तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के जिनका नाम था फ्रैंकलिन। ठीक है, लगभग 1905, मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं याद है, 1905 था शायद। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो हमारे आवेश उत्पन्न होते हैं चाहे कांच की छड़ पर चाहे आबनूस की छड़ पर, उनका जो एल्जब्रा है, उनका जो सम होता है वो बिल्कुल एल्जब्रा के नियमों की तरह होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है +5 और कहीं पर लिखा हुआ है -5, तो अलग अलग इनका अस्तित्व है। +5 एक अलग वैल्यू है, -5 एक अलग वैल्यू है। दोनों का परिमाण सेम है, प्रकृति अलग अलग है। एक की धन प्रकृति, एक की क्या है? ऋण प्रकृति। अलग अलग इनका अस्तित्व रहेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा किया जाए, दोनों का सम किया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, पास पास लाके या एक ही में मिला दिया जाए, तब आप कहेंगे कि जब कभी +5 -5 होगा तो कुल परिणामी कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरह अगर चार्ज जो दो टाइप के हैं, टाइप 1 और टाइप 2, जब ये अलग अलग रहेंगे, सेपरेट किसी अन्य पदार्थ पर रहेंगे, अलग अलग वस्तुओं पर रहेंगे, तब इनका वैल्यू रहेगा। लेकिन अगर आपको इनको मिला दें, इनको सम्मिलित कर दें, तब इनका कुल प्रभाव 0 हो जाता है। मतलब अगर किसी वस्तु पर समान टाइप 1, जितने टाइप 1 चार्ज हैं उतने ही टाइप 2 चार्ज हो जाएं तो परिणामी 0 हो जाता है। जैसे, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये धन है ये ऋण है, अभी हम टाइप 1 टाइप 2 करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नाम आखिर क्यों दिया गया धनावेश ऋणावेश। टाइप 1 मान लीजिए 5 है या 10 मान लीजिए, टाइप 1 वाले 10 चार्ज हैं और टाइप 2 वाले भी मान लीजिए 10 चार्ज हैं, तो इनका अपना अलग वैल्यू है, इनका अपना अलग वैल्यू है। लेकिन जब कभी इनको मिला दिया जाएगा किसी एक ही पदार्थ पे, तब कुल आवेश 0 हो जाता है। पहले तो अलग रहेगा, टाइप 1 अपना अलग वैल्यू रखेगा, टाइप 2 अपना अलग वैल्यू रखेगा, लेकिन जब कभी मिलाएंगे आप तो कुल जो आवेश रहेगा टोटल उस पदार्थ का वो 0 दिखाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल काम करेंगे अलजेब्रा के नियमों की तरह, जैसे कि धनावेश और ऋणावेश काम कर धन और ऋण काम करता है। तो उसी लॉजिक पे ये नाम दिया गया कि एक प्रकार के आवेश को आप बोलेंगे धनावेश टाइप 1 को, और एक प्रकार के आवेश को बोलेंगे आप ऋणावेश टाइप 2 को। ठीक है, ये क्लियर है एकदम। ये था आवेश के बारे में जानकारी कि आवेश क्या होता है, आवेशित या विद्युत में पदार्थ क्या होते हैं, आवेश कितने टाइप का होता है और उसका नाम क्या दिया गया। एक का नाम धनावेश, एक का नाम ऋणावेश। आप समझते हैं लगने वाला बल। हालांकि आप यहाँ जान चुके हैं कि अगर सजातीय आवेश हैं, एक ही टाइप के चार्ज हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा। मतलब जब कभी उनको आप निकट लेके आओगे तो वो एक दूसरे से दूर भगने का प्रयास करेंगे, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। लेकिन अगर विजातीय मतलब अलग अलग टाइप के, टाइप 1 टाइप 2, उनको आप लेके आओगे, जिसको आपने अभी नाम दे दिया धनावेश और ऋणावेश, इनको निकट लाओगे तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा। वो कैसे जानोगे? जब निकट लाओगे ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, एक दूसरे की तरफ भागेंगे। ठीक है, दूर नहीं भगेंगे। दूर भगेंगे तो प्रतिकर्षण जो कि समान चार्जों में होता है, और जब निकट आएंगे मतलब आकर्षण जो कि असमान चार्जों में होता है। इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बात समझ गए हैं पूरी, आवेश क्या होता है। ये कहानी मजेदार थी ना। ये था पूरा कंसेप्ट आवेश का। ठीक, इसको दोबारा सुन लीजिएगा, वीडियो चला के समझ में आ जाएगा ये अच्छे से। देखिए जरा इसमें कि जो हमारे आवेश हैं धनावेश ऋणावेश, इनके बीच लगने वाला बल,
चलिए इसको भी हटा दें, इसका काम खत्म। आवेश दो प्रकार के होते हैं, अभी आपने दिया आवेश दो प्रकार के होते हैं ना। एक को आपने कहा धन आवेश। अब आपको केवल इतना याद रखना है बस, धन आवेश और ऋण आवेश, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि इसका नाम ये क्यों पड़ा। ठीक है, ये है आपका धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका नेगेटिव चार्ज। इनके बीच लगने वाला बल यहां देखिए, अगर दोनों आवेश धन धन के निकट आते हैं या ऋण ऋण के निकट आते हैं या धन और ऋण के निकट आते हैं, तो पहले बात एक और आप समझ लें ध्यान से, चाहे कहा जाए धन आवेश, चाहे कहा जाए धन आवेशित वस्तु या पदार्थ। धन आवेश का मतलब धन आवेश, ऋण आवेश का मतलब ऋण आवेश, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब भी किसी वस्तु पर जाएंगे तो जो वस्तु है वो भी धन आवेशित या ऋण आवेशित कही जाएगी। जिस पर धन आवेश है उसको बोल देंगे धन आवेशित पदार्थ या वस्तु, और जिस पर ऋण आवेश है उसको कह देंगे ऋण आवेशित वस्तु या पदार्थ। ठीक है, तो देखिए इनके बीच लगने वाला बल क्या होता है। अगर आप समान आवेश एक दूसरे के निकट लाते हैं, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों समान, प्लस प्लस एक दूसरे के निकट आए या माइनस माइनस, तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण का या रिपल्सन का होता है। मतलब ये दूर भगेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहां भी हो जाएगा ऋण वाले में भी एफ और एफ। लेकिन अगर एक धन है एक ऋण है, मतलब अलग अलग आवेश है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, आकर्षण का होता है। मतलब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो अगर आपको इसको लिखना है नोट करके तो लिख सकते हैं कि सजातीय आवेश ब्रैकेट में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां आपने देख लिया धन धन ऋण ऋण, ये प्रतिकर्षित करेंगे, जब भी निकट आएंगे एक दूसरे से दूर भगने का प्रयास करेंगे या दूर भगेंगे, और जब कभी प्लस और माइनस अलग अलग आवेश निकट आएंगे तो वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे या एक दूसरे की तरफ खिंच आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण का बल, इसको बोलते हैं आकर्षण का बल। ठीक, समझ गए, आवेश दो टाइप के, उनके बीच लगने वाला बल। अब हम समझते हैं कि जो हमने आवेश पढ़ा हुआ है, चार्ज के बारे में पढ़ा है, उसका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश को हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आप कैसे कहेंगे कि धन आवेशित पदार्थ क्या है और ऋण आवेशित पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए, लेकिन इसको समझने से पहले हम समझते हैं परमाणु के बारे में। तो रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में आपको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया गया होगा कि कोई भी दुनिया का पदार्थ, कोई भी पदार्थ आप ले लो, वो सब परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के भीतर तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साथ साथ में परमाणु में दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक बीचों बीच का नाभिक और दूसरा उसके चारों तरफ का खोखला भाग। इसको मैं लिखते रहा हूं और बताते भी चल रहा हूं। ये कोई परमाणु है मान लेते हैं, यहां बना दे रहा हूं इस जगह पे। ये है परमाणु का नाभिक, ठीक है, और ये है इसके चारों तरफ का खोखला भाग, जिसमें कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जो तीन कण आपने नाम दिया, पहला नाम किसका है, इलेक्ट्रॉन का, दूसरा किसका है, प्रोटॉन का, और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन। ये तीनों कण किसी परमाणु के भीतर होते हैं, इनको मूल कण कहा जाता है। इनमें से इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन कहते हैं। सब कोई आवेश नहीं, उसको उदासीन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर इन कणों की पोजीशन की बात करें, ये कण किसी परमाणु में कहां कहां पर होते हैं, तो इसमें आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
P और प्लस N कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। ये क्या है आपका? नाभिक। मैं यहाँ लिखे जा रहा हूं, ठीक है। इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन है, इस पर कोई आवेश तो होता नहीं, तो इसका मतलब नाभिक पर कैसा आवेश रहेगा? धनावेश। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूं धनावेश इस तरह से। और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो ये है यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ऋणावेश चक्कर लगाएंगे इस तरह से। इसको बोलते हैं इसकी कक्षा, इसी में चक्कर लगाते हैं। आप समझिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट ये कि प्रत्येक पदार्थ हमेशा छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है, और सबसे न्यूनतम कण को बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु या एटम, ठीक है। अगर एटम की संरचना की बात करें तो परमाणु के भीतर 3 तरह के कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। कोई भी परमाणु किसी भी पदार्थ का अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जबकि उसको बाहर से कोई ऊर्जा नहीं मिली है और ना ही उसने ऊर्जा रिलीज की है, उस कंडीशन में हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब किसी परमाणु में उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। दोनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं तो आप देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? धन आवेश। दोनों की मात्राएं बराबर, इसीलिए कोई भी परमाणु अपनी प्रारंभिक अवस्था में हमेशा उदासीन रहता है, क्योंकि जितने धन आवेश रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे? ऋण आवेश। यहाँ पर वैसे तो मैंने रफली फिगर बनाया है आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ 4 ही मान लीजिए। देखिए 4 धन और 4 क्या है? ऋण है। तो परमाणु का कुल आवेश क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। मतलब पूरा परमाणु उदासीन माना जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन के पास अपना ऋण आवेश है, उसका अस्तित्व रहेगा, उसकी प्रकृति ऋण आवेशित ही रहेगी। प्रोटॉन के पास धनावेश है, उसकी प्रकृति धनावेशित ही रहेगी। लेकिन जब कुल निकालोगे तो दोनों को ऐड जब करोगे तो नियम क्या है? प्लस माइनस आप करते हैं, बिल्कुल बीजगणित या अलजेब्रा के नियम की तरह। तो कुल आवेश यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। और कहा जाता है कि कोई भी परमाणु हमेशा प्रारंभिक अवस्था में क्या रहेगा? उदासीन। उसके पीछे रीजन यही है कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, इसीलिए कोई परमाणु उदासीन होता है। अब अगर आप ऐसा कर पाए, अब समझते हैं, अगर आप ऐसा कर पाए कि किसी भी परमाणु से कोई एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या कोई प्रोटॉन बाहर निकाल पाए, शुरुआत में तो क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। लेकिन अगर आप किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए या प्रोटॉन को बाहर निकाल पाए, तब अगर मान लो आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर, तो आप क्या देखेंगे? जैसे इस केस में इस परमाणु में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 प्रोटॉन हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, मान लीजिए इसको निकाल दिया आपने, अब ध्यान से देखिए, इसके पास कितने प्रोटॉन है? 4 धन आवेश। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ऋण आवेश। तो इस बार 4 धन है और 3 ऋण है, तो 1 धन आपको दिखाई पड़ेगा और कहा जाएगा कि ये परमाणु के पास 1 इकाई का धनावेश आ गया। ये तो कहा जाएगा। अगर मान लो ऐसा कर पाए, एक और निकाल दें, अभी देखिए 4 धनावेश और 2 ऋण आवेश। अब कहा जाएगा कि इस परमाणु के पास 2 इकाई का धनावेश है, क्योंकि ऋण कम करोगे तो धन तो दिखाई पड़ेगा ना। अलजेब्रा का नियम तो यहाँ अप्लाई करोगे आप, प्लस माइनस करोगे तो 4 धन 2 ऋण, 2 ही धन बचेगा, तो 2 इकाई का धनावेश यहाँ माना जाएगा। एक बात और समझ लीजिए कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है प्रोटॉन की तुलना में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है, उसके पास एनर्जी रहती है। जब भी बाहर से कोई ऊर्जा मिलेगी तो वो उस ऊर्जा को ग्रहण करके परमाणु से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन को निकालने के लिए आपको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब किसी भी परमाणु से प्रोटॉन का निकालना सुगम नहीं होता है, बहुत कठिन कार्य है ये।
तो याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ अगर आवेशित हो रहा है तो वहां से बाहर कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन के निकलते ही आप देखेंगे धनावेश आ जाएगा। तो ये है धनावेश ऋण आवेश की संकल्पना। थोड़ा सा एक लाइन समझिएगा इसमें। जैसे आपने धनावेश समझ लिया कि कोई परमाणु धनावेशित कब होगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उतना इकाई का यहाँ धनावेश आ जाएगा। अब अगर ऐसा हो जाए, अगर हम दो पदार्थ लेके आपको समझाएं तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा ये पूरा। मान लेते हैं कोई पदार्थ ए इस तरीके से है और कोई पदार्थ ए भी है। दोनों में परमाणु होंगे इस तरह से। केवल थोड़ा सा आपको रफली समझा दे रहा हूं ताकि बिल्कुल कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर कोई पदार्थ या कोई वस्तु धनावेशित कब कही जाएगी, ऋणावेशित कब कही जाएगी। चलिए, ये इसके परमाणु हैं प्लस माइनस। हम केवल एक एक मान रहे हैं। एक एक का मतलब जितने धन उतने ऋण होंगे किसी परमाणु में। ध्यान सुनिएगा इसको। देखिए जरा, ये आपका पदार्थ ए है, ये आपका पदार्थ बी है। शुरुआत में पदार्थ ए के परमाणु उदासीन होंगे, मतलब कोई आवेश नहीं होगा, और पदार्थ बी के भी परमाणु उदासीन होंगे, मतलब इनके पास कोई आवेश नहीं होगा। क्योंकि हर एक परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने धन आवेश उतने ऋण आवेश। तो उदासीन है सारे के सारे परमाणु। अब याद करिए, एक्सपेरिमेंट थेल्स का क्या था? आपने फ्रिक्शन किया था दो पदार्थों के बीच में, किया था कि नहीं था? मान लो वही काम यहां किया जाए, पदार्थ ए और पदार्थ बी में फ्रिक्शन किया जाए तो वहां पर ताप ऊर्जा उत्पन्न होगी और पदार्थ ए और पदार्थ बी के परमाणुओं को मिलेगी। क्लियर है? अब यहाँ दो घटनाएं संभव हैं। एक तो आप जान चुके हैं पहले कि जब ऊर्जा मिलेगी तो कौन निकलेगा परमाणु से बाहर? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को निकालना सुगम नहीं है क्योंकि वो नाभिक में होता है। उसको निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सवाल कभी कभी आता है कि जब कोई पदार्थ आवेशित होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन कि प्रोटॉन? तो अभी आप देखिएगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन हमेशा नाभिक में ही विद्यमान रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या पदार्थ के आवेशित होने के लिए या वैद्युत में होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि वो हमेशा स्थिर रहता है। ट्रांसफर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। देखिएगा, जब आप ए और बी को रगड़ेंगे, इनके बीच फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक ये है कि ए के कुछ परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और बी में प्रवेश कर जाए, या बी के कुछ परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ए में प्रवेश कर जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि जब आपने फ्रिक्शन किया ए और बी के बीच में, तो पदार्थ ए के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कहाँ प्रवेश करता है? बी में, क्योंकि एक से निकलेगा दूसरे में जाएगा। या तो ए से बी में जाएगा या तो बी से ए में जाएगा। अब मान लेते हैं ए से निकलता है, कोई एक परमाणु लेते हैं, मान लीजिए ये। ठीक है, इसको आपने फ्रिक्शन किया, इसको ताप ऊर्जा मिली, उष्मा ऊर्जा मिली और इलेक्ट्रॉन पाके निकल गया बाहर। मान लो यहां से निकल गया और इस पदार्थ में आ गया, क्योंकि आपने इन्हें दोनों को रगड़ा इस तरह से। बात को समझिएगा। शुरुआत में क्या था? जितने परमाणु थे सभी के पास प्लस माइनस की मात्राएं समान थी, तो उदासीन था हर एक परमाणु, ए का भी बी का भी। जब फ्रिक्शन किया तो मान लेते हैं किसी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया और कहां चला गया? बी में चला गया। आप ध्यान दीजिए, इस वाले परमाणु को छोड़कर बाकी सारे परमाणु अभी भी उदासीन हैं। केवल इस परमाणु के पास, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो था इसको बैलेंस किया था, बैलेंस करने का मतलब उदासीन किया था, अब वो निकल गया है, कहां चला गया है? पदार्थ बी में। अब तो यहां दिखाई पड़ेगा एक इकाई का धनावेश, क्योंकि इसको उदासीन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां से निकल गया है। इस कंडीशन में आप कहेंगे कि पदार्थ ए के पास एक इकाई का धनावेश आ गया, या इसने एक इकाई का धनावेश ग्रहण कर लिया। और सेम टाइम बी को आप क्या कहेंगे कि इसने एक इकाई का ऋणावेश आ गया या ग्रहण कर लिया। कैसे? इस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने परमाणु हैं सभी उदासीन हैं, क्योंकि सभी के पास प्लस और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन की संख्याएं बराबर हैं तो वो तो सब उदासीन है, लेकिन इसको उदासीन करने के लिए कोई यहाँ धनावेश नहीं है, तब ये कहा जाएगा कि पदार्थ बी ने 1 इकाई का ऋणावेश ग्रहण किया या उसके ऊपर 1 इकाई का ऋणावेश आ गया। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए किसी दूसरे परमाणु से और यहां प्रवेश कर जाए। अब आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे कि पदार्थ ए के पास 2 इकाई का धनावेश आ गया और पदार्थ बी के पास 2 इकाई का ऋणावेश आ गया। क्लियर हो गई बात? यहां से 2 बातें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला ये, अगर कोई पदार्थ धनावेशित होता है तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या कमी होती है? तो इसको देखो जरा ध्यान से। तो आप कहोगे कि सर जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर क्या बन जाएगा? धनावेश बन जाएगा। और जिस पदार्थ में प्रवेश करेगा जैसे कि बी में, उस पर क्या बन जाएगा? ऋणावेश बन जाएगा। ये बात क्लियर है? जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वहां पर तो धनावेश क्रिएट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, और जहां प्रवेश करेगा उस पर क्या उत्पन्न होगा? ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। साथ साथ में मुझे ये बताओ कि जिस पदार्थ पे धन आवेश उत्पन्न हुआ है जैसे कि पदार्थ ए है, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, साथ साथ में उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसका रिवर्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि किसी पदार्थ पे धनावेश है तो मुझे बताओ उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है? देख के बताओ जरा। तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि जिस पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी आ जाएगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, एकदम क्लियर। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आवेशों का, कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर कब कहेंगे कोई वस्तु धनावेशित है या कोई वस्तु ऋण आवेशित है। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं इसमें। जैसे आपने ये पढ़ा, इसमें एक सवाल और आता है। जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो एक लाइन आएगी ये कि ये बताइए कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए, जैसा कि मैंने बता भी दिया लेकिन आप नोट कर लीजिए इसको, किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए हर बार यहां पर सक्रिय कौन है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो जहां पर था नाभिक में था वो अपनी जगह पर स्थिर है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, वो फिक्स है अपनी जगह पे। ट्रांसफर कौन हो रहा है? मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई पदार्थ या वस्तु आवेशित हो रही है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो धन आवेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और पढ़ लेते हैं कि वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है। इससे पहले हम ये जान लें कि जो आप ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और प्रोटॉन धनावेशित है, लेकिन ये भी समझ लें कि इसकी मात्रा या क्वांटिटी कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन पे समझ लें कितना होता है, इसको याद भी कर लेना है आपको। वैसे तो आपको याद होगा क्योंकि इस पे बेस आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए होंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ब्रैकेट में ऋण आवेश लिखना है आपको। ऋण आवेश, इसकी प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो मात्रा तो इतनी होगी लेकिन ऋण आवेश होगा ये, इसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी। एक होता है आपका प्रोटॉन, इस पर आवेश भी इतना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, लेकिन इसकी प्रकृति क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए इसकी क्वांटिटी। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश, प्रोटॉन है तो धन आवेश। ठीक है, एक डेफिनेशन और है आवेश का संरक्षण, हो गया, समझ लें। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने अभी बनाया था उसको फिर बना दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए। ये बनाया था ना, कोई पदार्थ है जिसके परमाणु हैं, वैसे तो असंख्य परमाणु होते हैं इनफाइनाइट किसी भी पदार्थ में, लेकिन हम क्योंकि केवल समझना है तो 2-3 लेके समझ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गर्मी बहुत है यार। चलिए देखिए, इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन करेंगे तो मान लीजिए यहां से निकलता है, यहां प्रवेश करता है। ठीक, एक और मान लीजिए यहां से निकल के यहां प्रवेश करता है। तो पहले तो ये शब्द पे ध्यान दो, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ना तो वो उत्पन्न करना है ना तो नष्ट करना है। जैसा कि यहाँ आपको लग रहा होगा, यहाँ देखिए जब भी आपने फ्रिक्शन किया और एक पर आया धनावेश, एक पर आया ऋणावेश, तो वस्तु में यहाँ 2 पदार्थ थे आपके पास, इसका नाम दिया था आपने ए, इसका नाम दिया था आपने बी। फ्रिक्शन किया आपने तो एक पर आता है धनावेश, एक पर आता है ऋणावेश। जिस पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस पर धनावेश आ जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उस पदार्थ में क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या इस प्रक्रिया में जो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, क्या यहाँ पर आवेश आपने उत्पन्न किया है या नष्ट किया है? ध्यान से बताइए इसमें। तो आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल क्या हुआ है, पदार्थ ए के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकला है और कहां प्रवेश किया है, बी में प्रवेश किया है। आवेश पहले से था, जितना पहले था टोटल उतना अभी भी है। देखिए जरा, अगर हम ऐसे रफली बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 प्लस थे, 3 माइनस थे, यहाँ भी 3 प्लस थे, 3 माइनस थे, और 2 को ट्रांसफर कर दिया आपने यहाँ पर। तो शुरुआत में कितने थे यहाँ पे कुल आवेश, 3 प्लस के 3 माइनस के 3 प्लस के 3 माइनस के, मतलब कुल 6 प्लस 6 माइनस थे। अभी भी देखिए कितने हैं टोटल मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 प्लस 6 माइनस है। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का या आवेश का ट्रांसफर हुआ है। तो यही है आवेश का संरक्षण, कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल और केवल किसी एक आवेशित पदार्थ से आवेश को दूसरे पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बस। ठीक है, इसको बोलते हैं आवेश का संरक्षण। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं ये, कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, बस। और ये रूल आवेश का संरक्षण हर एक वस्तु पर जो एग्जिस्ट करती है दुनिया में लागू होता है। मतलब अगर कहीं पर भी आवेश का ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण हमेशा अप्लाई होगा, लागू होगा। कभी भी कोई भी ऐसी घटना नहीं है जहां पर यह रूल लागू ना होता हो। ठीक है, समझ गए? ये था आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हमको पढ़ना है मूल आवेश क्या होता है, साथ में आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी तक आपने जो भी पढ़ा आवेश के बारे में, या जो भी टर्म आपने पढ़े, आवेश कितने टाइप के होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको हर हाल में मिलेगा। जब भी हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो भी आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट रहेंगे, जो भी डाउट रहेंगे, उसको एक बार रीड करेंगे और फिर आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, सामने बने रहिए, पढ़ते रहिए। मैंने बताया था पिछली बार भी, फिर बता रहा हूँ कि इस चैनल पे आपको क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के पूरा का पूरा कोर्स मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का अपलोड किया जाएगा। ठीक है, जितना भी है A to Z, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन आंसर, सब कुछ इसमें डाला जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय के साथ साथ ये काम होता रहेगा क्योंकि एक साथ सब हो नहीं सकता है, तो आप साथ बने रहिए। जो प्रॉब्लम है, जो आपके डाउट है, उसको आप कमेंट करते रहिए। इससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलेगा और आपको भी इसका फायदा होगा।